आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला और वज़रा, दीगर वज़रा यानी मिनिस्टर्स अगर किसी ऐसे जुर्म में गिरफ्तार या फिर 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं जिस जुर्म की सजा 5 या उससे ज्यादा साल की है तो उसे अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज लोकसभा में इस हवाले से 3 बिल पेश किए हैं और इस बिल को लेकर के ऐवान में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मरकजी हुकूमत पर गैर बीजेपी रियासतों की सरकार को परेशान करने का इल्जाम लगाते हुए बिल को आईन और इंसाफ मुखालिफ बताया है। अपोजिशन की मुखालिफत के सबब हुकूमत ने बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का फैसला किया है और वज़ीर दाखिला ने तीनों बिल अलग अलग पेश कर दिया है, क्योंकि मरकज, सूबे और यूटी के लिए ड्रॉन के लिए इस ज़मन में अलहदा ज़ाब्ते होंगे और इनमें पहला बिल 130वां आईनी तरमीमी बिल 2025 है, जो कि मरकज और सूबाई सरकारों से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा बिल यूटी तरमीमी बिल 2025 है, जो मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों पर नाफिज होगा। और तीसरा बिल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025 है, जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है खास तौर पर। बता दें कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ यूटी यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के 1963-20 के तहत मरकज के ज़ेर इंतज़ाम सूबों में संगीन जराइम के इल्ज़ाम के सबब गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए वज़ीर आला और वज़ीर को हटाने का कोई ज़ाब्ता प्रावधान नहीं था, लेकिन इस तरमीमी बिल के बाद अब इन्हें हटाया जा सकता है। मरकजी हुकूमत का मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 को तरमीम करने की जरूरत है और इसी तरह 130वें आईनी तरमीमी बिल को लेकर के मरकजी सरकार का कहना है कि मरकज, सूबे और नेशनल कैपिटल टेरिटरीज में इस हवाले से कोई ज़ाब्ता न होने के सबब आइन की दफ़ा 75 और 164-239 ए में तरमीम करने की जरूरत है। बता दें कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के वज़ीर वी सिंथेल बालाजी हिरासत में जेल में रहने के बावजूद अपने ओहदों से इस्तीफा नहीं दिए थे। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में भी संगीन जुर्म के सबब किसी की गिरफ्तारी या फिर हिरासत में लिए गए वजीर या फिर वज़ीर आला को ओहदे से हटाने का कोई ज़ाब्ता नहीं था। एक्ट की धारा 54 में तब्दीली की मंजूरी के बाद ऐसे वजीर या फिर वज़ीर आला को उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। यानी कल होकर के अगर उमर अब्दुल्ला पे कोई इल्ज़ाम लगता है, याद रखिए सिर्फ इल्ज़ाम लगता है, 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो आप सीएम नहीं रहेंगे। संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। उधर पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2025 समेत 3 बिल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पेश कर दिए। इस मामले पर जम्मू कश्मीर भी अपोजिशन लीडरान ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद थी कि मानसून सेशन में स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाएगा और बिल पास होगा, लेकिन उसके बजाय लोकसभा में रीऑर्गेनाइजेशन बिल पेश किया गया है, जो कि जमहूरियत पर एक और बड़ा हमला है। It goes against everything. And to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. Because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहाँ जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में एसआई से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी बोलिए, डीवाईएसपी बोलिए, डीसीपी बोलिए, एडिशनल सीपी, डीजीपी तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। आईटी के ऑफिसर कौन बनाता है? ईडी के, सीबीआई को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए,
30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। चुनाव जाएगा क्यों? मैं इस बात को पूछ रहा हूं, इस बिल की जरूरत क्या है? ये भी संसदीय प्रक्रिया है, ये भी कानूनी प्रक्रिया है कि बिल ड्राफ्ट होने से पहले हितधारकों से बात की जाती है। सरकार बताए किससे बात की है? और जेपीसी का क्या हाल किया वक्फ बोर्ड पे? विपक्ष की कितनी सिफारिशें मानी? तो इसलिए ये केवल फेस सेविंग की बातें हैं। ये सरकार के तानाशाही के रास्ते अख्तियार करना चाहती है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पेश किए गए तीनों बिल की मुखालिफत करने के लिए अपोजिशन लीडरों ने ऐवान में पेपर फेंकना शुरू किया, जबरदस्त हंगामा किया। इस मामले पर बीजेपी ने अपोजिशन पर सख्त तनकीद भी की और कहा कि बिलों की मुखालिफत से पता चलता है कि अपोजिशन करप्शन की हिमायत करना चाहती है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं उन्हीं को पूछना चाहिए, क्या देश में संसद कानून पारित नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो कानून जो ज़्यादा पारदर्शी हो। हमने तो सरकार की ओर से उसको एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचाई, जो पार्लियामेंट की एक्सटेंशन है, जहां व्यापक चर्चा होनी चाहिए, जहां चर्चा होगी ही। किस बात का उनको चिंता है? ये आज एक काला अध्याय है जिसको कि ऑपोजिशन ने लिखा है। और किस लिए किया है ये परिश्रम जो ऑपोजिशन ने किया है काला अध्याय लिखने के लिए? किस लिए किया है? करप्शन को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया है। वहीं इस मामले पर जम्मू कश्मीर के लीडरों ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि हमें उम्मीद थी कि स्टेटहुड की बहाली, रियासत के अख्तियारात को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट में कोशिश की जाएगी, लेकिन सरकार ने जो बिल पेश किया है उसे अख्तियारात छीनने या उसे कमजोर करने के लिए लगातार कोशिश है। ये दुनिया के किसी भी कोने में, हमारे मुल्क के किसी भी रियासत में या यूटी में अगर कोई गलत करता है, उसको लॉ ऑफ लैंड जिसको हम बोलते हैं, उसके तहत बंद किया जाएगा या सजा दी जाएगी या केसेस जो है फॉलो हो जाएंगे। तो अगर यहाँ भी कोई गलत करता है, केसेस हो जाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। पहले भी आपने देखा बहुत से मिनिस्टर ने रिजाइन किया हुआ है, बहुत से मिनिस्टर जेल गए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नई बात है, लेकिन शायद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में प्रोविजंस नहीं थे तो इसलिए शायद इंसर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई स्टेटहुड की है, हमारी लड़ाई अमेंडमेंट्स इस चीज़ के लिए नहीं होनी चाहिए कि जो यूटी एक्ट को स्ट्रेंथन करे। हमारी बात ये है, यहाँ के लोगों की, आवाम की बात ये है कि इस एक्ट को ख़त्म करे और यहाँ का स्टेटहुड रेस्टोर। ये देखा गया था कि कुछ चीफ मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स अगर उन पर कोई एलिगेशन आती है, उनको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट होने के बावजूद वो इस्तीफा नहीं देते थे या ना उनसे इस्तीफा लिया जाता था। तो ऐसे में शायद इस तरमीम के जरिए वो अथॉरिटी अपने पास रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के पास रखेंगे कि अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर 30 दिन से ज्यादा अरेस्ट रहता है तो वो अपने आप उसको 31वें दिन उसका इस्तीफा तस्लीम किया जाएगा, माना जाएगा। तो इस तरह से एक जमहूरियत पर एक और चोट है ये, जो लगातार भाजपा पूरे देश में और पूरे रियासतों के साथ करती है। रियासतों के पावर छीने जा रहे हैं, डाउनग्रेड किए जा रहे हैं, लोगों के इख्तियार छीने जा रहे हैं। ये उसी डायरेक्शन में एक और कदम, ये एक डर, एक खौफ इनसे करवा रहा है। और आई एम श्योर कि हिंदुस्तान के लोग अब बाखबर हो चुके हैं। राहुल गांधी का जो इस वक्त एक सैलाब जो चल रहा है, क्या ये डाइल्यूशन हो सकता है उस न्यूज़ का जो ये बिल लाई जा रही है? देखिए, डाइवर्शन में तो ये बहुत माहिर है। ये हर कोई भी एपिसोड जहाँ पे ये देखते हैं कि हम सवालात के घेरे में फंस चुके हैं या सवालात के घेरे में धंस चुके हैं, वहां पे वो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स के तहत कोई ऐसा मुद्दा खड़ा कर देते हैं जहां जो मेन मुद्दा होता है उससे लोगों का ख्याल जो है या उनका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है।
पार्लियामेंट में सरकार की तरफ से पेश तीनों बिल जिसे वजीर दाखिला अमित शाह ने पेश किया है, इसका जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने खैर मकदम किया और सभी बिल का इस्तकबाल किया और कहा कि इस कदम से सियासत साफ शफाफ होगी। जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम बिल जो है वो आज केंद्र सरकार लेके आ रही है। इसको लेकर अमित शाह ने बिल टेबल भी किया है। मेरे साथ रविंद्र रैना है, फॉर्मर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रेसिडेंट। सर, किस तरह से बिल को देखते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी कुछ चेंजेस हैं और चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, जो मंत्री हो, अगर कोई भी क्राइम करेगा उसको जो है हटाने की ताकत इस बिल के जरिए दी जा रही है। मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। 3 संशोधन जो बिल पेश किया गया है अमित शाह जी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है। देश के 70-75 सालों में इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति, फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या यूनियन मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हो तो उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से हटाने का कोई प्रोविजन नहीं था। अब इस कानून के इस अमेंडमेंट के आने के बाद बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करेगा, कोई करप्शन करेगा और उसको अदालत से सजा होगी तो उसको राष्ट्रपति या गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको हटा सकते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से। ये बहुत महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया गया है। विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है कि ये मनमाना एक डिसीजन है और एक बिल है। विपक्ष इसलिए कर रहा है कि विपक्ष की जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, कांग्रेस ने देश को लूटा है और अब हंटर चलेगा कांग्रेस पर, जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार खाएगा जेल की सलाखों में बंद होगा। एक स्टेटहुड को लेकर क्या था कि शायद उस पर कोई अनाउंसमेंट हो, क्योंकि ये मामला अदालत में है और अदालत के में जब मामला हो तो उस पर कोई बयान देना अदालत की तौहीन होती है। मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए मैं अदालत की रिस्पेक्ट करता हूं। लेट द कोर्ट डिसाइड। धन्यवाद। तो रविंद्र रैना यहाँ पे बात करते हैं साफ तौर पर कि जिस तरह से यहाँ पर जो है वो बिल आ रहा है और बिल जो है वो टेबल भी किया गया है, साफ तौर पर ये बहुत कुछ बदलेगा और कहीं ना कहीं आगे जम्मू कश्मीर में इससे बहुत बड़ा बदलाव भी नजर आएगा। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। तो ये तीनों बिल जिसमें अब बड़े हंगामे की उम्मीद चल रही है, तीनों बिल जिसमें से 2 बहुत खास है। नंबर 1 कि अगर पूरे मुल्क में कोई भी लीडर अक्यूज्ड पाया जाता है, गौर कीजिएगा अक्यूज्ड यानी मुल्जिम माना जाएगा, और अगर उसको 30 दिनों तक हिरासत में रखा गया है, शर्त यह है कि जिस जुर्म में एक्यूज्ड है उसकी सज़ा 5 साल हो। बहुत सारे हैं ऐसे, तो उसके जो पद है यानी एमएलए है, एमपी है, प्राइम मिनिस्टर है, व्हाटएवर, तो उसे उसके ओहदे से हटाया जाएगा। नंबर 1। दूसरा जो जम्मू कश्मीर के हवाले से है कि जो अमेंडमेंट बिल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इस मरतबा लाया जा रहा है, उसके तहत यह होगा कि मुमकिन है कि जम्मू को स्टेटहुड दे दिया जाए, कश्मीर को ना दिया जाए, या फिर इसका उल्टा, या फिर यह कहा जाए कि भाई जहाँ पे यहाँ पे हालात साजगार नहीं हैं तो होगा क्या कि आधा अधूरा सपना और बिल्कुल हालात बिल्कुल यूं ही रहेंगे, मतलब जू कि तू। खैर, ये मेरे शब्द नहीं है, हो सकता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है, संभावना है, लेकिन क्या कुछ इस मामले में कांग्रेस का, बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सोचना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और उन्हीं से सवाल करूंगा। कपिल सिंह साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और राकेश कौल साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं, और नासिर लोन साहब JKNC स्पोक्स पर्सन है। जहां तक मैं समझता हूं कि राकेश कौल साहब अनंतनाग से प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। अगर मैं गलत होऊंगा तो राकेश साहब मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा। कपिल सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इस बिल पर आपका जो नजरिया है उसे आप पेश करें। डाइवर्जन टैक्टिक्स है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झकझोर दिया है और चीफ इलेक्शन कमीशन को झकझोर दिया है, जो बंगलिंग्स वोट चोरी की आज पूरे देश के सामने खोल कर रख दी है, ये सबसे पहली बात करूंगा, ये एक डाइवर्जन टैक्टिक्स है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अगर करप्शन के खिलाफ इतनी संजीदा है, अभी तक इन्होंने लोकपाल बिल को लागू क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन करती है, सरकारों को गिराने में यकीन करती है, सरकारों में जो
विधायक है उनकी खरीद फरोख्त में यकीन करती है, और उसके बड़े सारे उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉशिंग मशीन लगा के रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का नेता एक तरफ से डालो, दूसरी तरफ से पाक साफ होकर निकलता है। अपोजिशन का नेता या तो जेल या सत्ता या बेल, क्या चाहिए उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉशिंग मशीन लगा के रखी हुई है। इधर से नेता डालेंगे, उधर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा, पाक साफ होकर निकलेगा। सुबह 6:30 बजे अजीत पवार जी का डिप्टी सीएम का ओथ होता है, और क्या कहते थे हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में? उनको मुख्यमंत्री बना दिया असम का। और देवेंद्र फडणवीस जी अजीत पवार के लिए क्या कहते थे? चक्की पीसेंगे, चक्की पीसेंगे। आज किसकी चक्की पीस रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की चक्की पीस रहे हैं, और वो आटा आज कौन खा रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी ही खा रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, मैं कौल साहब आपकी तरफ आऊंगा जरूर। कपिल साहब, एक चीज समझ में नहीं आई, जैसे आपने कहा वॉशिंग मशीन का जिक्र किया या फिर दूसरे एक्यूज्ड नेताओं का आपने जिक्र किया, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर एक्यूजेशंस हैं और तमाम तरह इल्जामात के तहत वो इस दायरे में आते हैं तो उनके लिए भी नुकसान होगा, उनके लिए भी बुरा होगा, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है? वो तो 4 साल के बाद ये सरकारें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिस तरह से इन्होंने वोट चोरी का अभियान शुरू किया है और अपोजिशन अब इनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, क्योंकि अपोजिशन अब सड़कों पर भी अब जागरूक कर रही है जनता को, और लोग सभा के अंदर भी अपनी मांगों को रख रही है। तो अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अभी तक इस देश के अंदर मुलजिम और मुजरिम में फर्क बरकरार था कानूनी तौर पर। अब ये मुलजिम और मुजरिम के कानून को खत्म करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये एक सवालिया निशान है कि अभी तक कोर्ट ये मुलजिम और मुजरिम का फर्क जो है वो कोर्ट में बरकरार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि अब ये सरकार बदनाम हो चुकी है। करप्शन के चार्जेस, करप्शन के एलिगेशंस इनके ऊपर इतने हो चुके हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस अब इनके ऊपर उतने हो चुके हैं। अब ये दूसरे तरीके से सरकारों को गिराने की साजिश रच रहे हैं ऐसे बिल को लाने के बाद, क्योंकि अब इनको पता है या जेल या बेल। अब ये या तो जो बेल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा, जो जेल जाएगा तो जब वो वापिस आएगा तो वो सरकार बनने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार ने हर तरफ से, चारों तरफ से इस अपोजिशन को घेरने की कोशिश की है, साजिश की है, और जनता के मैंडेट को नकारा है। उसका उदाहरण है कितनी सारी सरकारें इन्होंने बहुत सारे राज्यों के अंदर इन्होंने टॉपल की है और वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग की है। और भारतीय जनता पार्टी की मंशा अगर साफ होती तो मैं फिर से कहूंगा कि ये लोकपाल बिल्कुल आता। चलिए, बिल्कुल जेल और बेल की जो खेल है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नासिर साहब भी जुड़ चुके हैं। राकेश कौल साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगा। क्या जरूरत पेश आ गई? एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। ये जो तीनों बिल हैं उसमें बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पेश आ गई? आपका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, आपने अच्छे डिबेट पर मुझे बुलाया है। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। जब बूढ़ा शेर जो बुजुर्ग बनता है फिर वो जख्मी होता है, उसको कहते हैं जख्मी शेर, मगर बूढ़ा जख्मी शेर। इनकी हालत वैसी है। ये किसी भी एंगल से इनको डर क्यों है? जो प्रश्न आपने किया, डर ये भाजपा के साथ भी हो सकता है, ये कांग्रेस के साथ भी हो सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीए जो भ्रष्टाचार करेगा। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, पार्लियामेंट में कितनी बार इन्होंने, जब कोई आपत्ति लग रही थी हमारी मिनिस्टर पर या किसी पर, यही लोग थे ना जो हंगामा करते थे। इनको सजा क्यों नहीं, ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अगर भ्रष्टाचार, क्योंकि इनको खतरा क्या है? जिस देश को इन पार्टियों ने लूटा है, बदमाशी की, जुल्म किए, इसलिए ये लोग डरते। अरे डर छोड़िए ना आप, ये किसी भी पार्टी से। मैं गिना दूं आपके पार्लियामेंट में, आपने जब कुछ लोग, आपने कहा था इनको भाजपा के लोगों ने वहां पर करप्शन किया, आप इनको निकालते क्यों नहीं, आपको ये क्यों नहीं करते? ये भूल जाते, ये पिछला भूल जाते, आगे की तरफ देखते। अब आप आगे की तरफ अगर ये अच्छी तरफ देख लेते, आंखें खोल के देखते, तो इनको बुरा अच्छा नजर आता, मगर इनकी माइंड सेटअप जो है वो कभी बदलेगी भी नहीं।
कौन सा भी ये बहुत ही अहम बात आपने कही और मैं ये सवाल दोनों से करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से और कांग्रेस से भी। एक चीज जो वाकई अब एक अलग धाराओं की तरफ जा रही है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के हवाले से भी मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी रोशनी डालें ताकि मैं डिबेट को सही दिशा में लेकर के जा सकूं। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के दर्जे की बात कही जा रही थी, अब जो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट शुरू होने वाला है या फिर अब जो पास होने वाला है, उसके हवाले से तो साफ हो चुका है कि आप स्टेटहुड नहीं देने जा रहे, या हो सकता है कि जम्मू को दे दें कश्मीर को नहीं, या कश्मीर को दे दें जम्मू को नहीं, तो फिर तो नया खेल शुरू होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। कौल साहब, अब मेरे देखिए जब कोई बात हमारे अदालत पर पड़ती है तो हमारी पार्टी का आदेश, हमारा सारा कुछ होके उस पर टिप्पणी हम नहीं करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बाद हमारी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो टिप्पणी वहां से, जो ऑर्डर वहां से निकला उसको सबको देखना पड़ता है और वो इम्प्लीमेंट करना। तो इस पर स्टेटहुड क्या करे। मेरे आज जो मेरा डिबेट है, हमारा डिबेट, कि मुझे दोनों जो मेरे भाई बैठे हैं इनसे मैं प्रश्न, अरे भाई आप ही लोग क्यों डरते? बिल्कुल बड़ा सवाल। हम लोग पार्टी के लोगों ने कभी भ्रष्टाचार किया ही नहीं। अगर आप लोगों ने हम पर भी इल्जाम लगाए थे तो पार्लियामेंट में आप लोगों ने क्वेश्चन आवरों में हंगामे किए, ये इनकी आदत बनी, पेपर फेंकना, वो करना, ये करना। ये तो मैंने कहा ना, बूढ़ा शेर जब बूढ़ा होता है तो ये जख्मी होता है, उसको रिपीट क्यों कर रहा मैं जख्मी शेर की तरह। इनके पास रहा कुछ नहीं, खाली एलिगेशंस लगे। अरे भाई ये ऑर्डर सबके लिए है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर ऐसा करे तो उसको भी वही सजा है। ये खाली इनके लिए नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास घोटाले, जो मेरे हमारे आदरणीय रविंद्र रैना जी ने अभी बता दिया, हंटर जब चलेगा कोर्ट का इनका, ये तो इनके ऊपर चलेगा, क्योंकि उन्होंने देश को लूटा है, भ्रष्टाचार किए, जुल्म किए। ये इससे डरते हैं कि हमारे लोग खराब हो जाएंगे, जेल में चल जाएंगे। तो क्या बीजेपी को अपना डर नहीं है कि हंटर उनके ऊपर भी चल सकता है? ऐसा मैंने तो वही कह दिया। अच्छा प्रश्न आपने किया जी। अगर हम लोगों ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब या कोई भी, अभी तक तो ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, न करने वाला ना आगे होगा। क्यों? क्योंकि हम भ्रष्टाचार करते नहीं, हमने विकास किया, विकास की धारा पर चल रहे हैं। सबका विकास 11 साल 20 साल का प्रश्न इनको बताइए। चलिए, मैं आपका जो मूल प्रश्न है खासतौर पे पहले मैं उस पर फोकस करूंगा कि भाई डरने की क्या बात है। नासिर साहब, डरने की क्या बात है? आप क्यों डरते हो? बिल्कुल आपको ये कि इमेजिन करते हो। चलिए मैं पूछ लेता हूं कौल साहब। देखिए, 3 आज बिल, अहम बिल पेश हुए। तीनों में सबसे पहले जो प्रावधान है कि भाई जो भी भ्रष्टाचार करेगा या एक्यूज्ड माना जाएगा 30 दिनों के लिए हिरासत में रहेगा, उसको कहीं ना कहीं अपना पद छोड़ना पड़ेगा। नासिर साहब, क्यों इसमें डरने की बात? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब जी, और मेरे को पैनलिस्ट को भी जो है मैं पहले आदाब कहना चाहूँगा। देखिए, इसमें सबसे बेसिक चीज़ जो है, अगर आप देखें पिछले 10 साल में जब से यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट आई है, अगर आप इन 10 सालों के जो इनके शासन में नज़र घुमाएं, जितने भी हमारी इंस्टीट्यूशंस थी जो इंडिपेंडेंटली काम करती थी, जिसका अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को लेकर इतना बवाल जो मचा हुआ है और इतने सवाल जो उठाए जा रहे हैं, तो बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिस तरह से इन्होंने जो ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, चाहे इलेक्शन कमीशन ही नहीं, चाहे आप ईडी के हवाले से देखें, चाहे आप जो है सीबीआई के हवाले से देखें, किस तरह से उन्होंने दुरुपयोग किया है इन 10 सालों में, और सिर्फ जो है अपोजिशन को टारगेट करने के लिए। इसकी कई मिसालें हैं। एक सबसे बड़ी मिसाल अगर मैं आपको देना चाहूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहां पे और एक इतनी पुरानी और मजबूत पार्टी थी, कैसे इन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद जो वहां एनसीपी थी उसके कैसे 2 टुकड़े कर दिए। और वो लोग जिन पे ये करप्शन के इल्जाम लगाते थे, जिन पे करप्शन के केसेस चल रहे थे, चाहे वो अजीत पवार जी का मैं नाम लूंगा एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो जिस दिन वो बीजेपी की तरफ आ जाते हैं तो वो एकदम साफ हो जाते हैं। जैसे कि
ये कोई वॉशिंग मशीन है बीजेपी? नहीं, मैं यहाँ पे नासिर साहब 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। मैं बिल्कुल, आप पूरी बात करिएगा, आपके पास पूरा टाइम है, फिर मैं आऊंगा कांग्रेस की तरफ। सवाल सिर्फ इतना है, कौल साहब ये पूछ रहे हैं कि इसमें डरने की क्या बात है। देखिए, जो हंटर चलेगा हमारे ऊपर भी पड़ेगा और आपके ऊपर भी पड़ेगा, तो आप क्यों डर रहे हैं? क्या जुर्म में सबसे ज्यादा आप शरीक हैं? या आप जो सवाल उठा रहे थे पार्लियामेंट में कि आपके एमएलए एमपी फला फला गुनाहों में मुलविस है, तो ठीक है, हंटर चलाने दीजिए, हम अपने ऊपर भी चलाएंगे। बिल्कुल, देखिए, करप्शन को लेके नॉन नेगोशिएबल है। अगर कोई इंसान, कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई इवन प्राइम मिनिस्टर करप्ट हो, जी, ही शुड बी। फर्क है। मैं आपको एक और मिसाल दूंगा। आपने देखा कुछ साल पहले राहुल गांधी जी को जो है इन्होंने डिसमिस कर दिया, जो ये है सस्पेंड कर दिया यहां से, पार्लियामेंट से। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए और उन्होंने जो है कोर्ट से जो है वापस वो रीइंस्टेट हुए। ऐसी सरकार जो हर एक इंस्टीट्यूशन को यूज करती है ऑपोजिशन के खिलाफ, ऑपोजिशन को कमजोर करने के लिए, उनको क्या जरूरत पड़ गई कि एक नया कानून लाए जिसमें महज अगर 30 दिन आप किसी मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में रखेंगे, वो अपने आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग हुकूमत चला रहे हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कोई झूठा इल्जाम लगाना किसी भी मिनिस्टर पे। ठीक है, मैं जो आपका पॉइंट समझ पा रहा हूं नासिर साहब, वो ये कि सेंटर में चूंकि ये बैठे हुए हैं, कल होकर की ईडी, सीबीआई या आईटी किसी को भी ये लगा देंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इदारे एजेंसियां चल रही हैं, और किसी को अक्यूज कर देंगे, 30 दिन रखेंगे जेल में और उसके बाद चलता बनेंगे। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले कपिल सिंह साहब, कौल साहब का जवाब दीजिए। देखिए, जनता आता हूं कौल साहब, कपिल साहब को जवाब देने दीजिए। अपने ऊपर कहां कार्रवाई करेगी? राफेल स्कैम की जब बात आएगी और सुप्रीम कोर्ट जब मांगेगा फाइल को, तो फाइल चोरी हो जाएगी। यही किया है ना भारतीय जनता पार्टी ने अतीत में। और सबसे पहले इन्होंने एक एक करके देश की संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया, और आज सबसे ज्यादा कमजोर अगर संस्था कोई है हमारे देश के अंदर, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मनोनीत जिस तरह से किया जाता था पहले, उसको कानून लाकर इन्होंने बदल दिया। अब चीफ इलेक्शन कमीशन का जो मनोनीत किया जाता है, चीफ जस्टिस को उसमें पैनल में होते थे, उनको बाहर निकाल दिया इन्होंने। अभी अपनी मर्जी से कोई भी चीफ इलेक्शन कमीशन लाएंगे और उसके बाद इस देश के अंदर अपनी मनमर्जी के मुताबिक सरकारें बनाएंगे, बिगाड़ेंगे और अपोजिशन को तबाह करने का काम करेंगे, इस देश को, डेमोक्रेसी को कमजोर करने का काम करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो कानून लाया जा रहा है, इसकी लाठी जो है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के हाथ में, और कैबिनेट तो यहाँ कोई है नहीं, प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री ही गृह मंत्री है। क्योंकि कहने को तो ये कहा जा रहा है कि ये कानून प्रेसिडेंट के हाथ में होगा, और हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस के ऊपर काम करते हैं हमारे देश के अंदर? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट के ऊपर। और उसके बाद गवर्नर को एम्पावर्ड किया जाएगा स्टेट्स के अंदर, और जब गवर्नर एम्पावर्ड हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड हो जाएगी, किसी को भी अंदर डालेंगे, किसी को भी बाहर करेंगे, जो इल्जाम ये चाहेंगे, ईडी, सीबीआई, बाकी जो पुलिस, स्टेट एजेंसीज जो रहती हैं, उनके माध्यम से जो मर्जी करेंगे। ठीक है कपिल साहब, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, मैं सिर्फ एक चीज आपसे समझने की कोशिश करूंगा। मुझे जरूर इस चीज को समझाने की कोशिश करिए आप, कि मान लीजिए कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं आप, बहुत सारे और भी एक्यूजेशंस हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँ, कल होकर के हुकूमत आपकी आती है, इस मर्द बीजेपी उस नंबर तक नहीं पहुंच पाई जो दावा किया जा रहा था। हो सकता है कल होकर के आपकी हुकूमत आए तो हंटर आपके हाथ में होगा, ईडी सीबीआई आपके हाथ में होगा, इलेक्शन कमीशन को जो आप कह रहे हैं वो भी आपके हाथ में होगा। तो चलिए खेलिए, आप भी खेलिए। तो इसमें डर कहां पे है, मैं वो समझने की कोशिश करूंगा। ये सरकार, अब ये सरकार इस देश की सत्ता को छोड़ना नहीं चाहती है। मंशा बिल्कुल साफ है कि इस तरह से जो कानून लाए जा रहे हैं वो अपोजिशन को दबाने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए, देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, कानून व्यवस्था को लचर करने के लिए और अपने मन मुताबिक चलाने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी एक मूल सूत्र यही है कि कहीं ना कहीं जो कानून और आइन की धाराएं हैं उसे हिला करके अपनी मनमानी चलाने के लिए हो रहा है। कौल साहब पहले जवाब दे दीजिए इन तमाम तर इल्जामात का, खासतौर पे नासिर साहब का भी और सिंह साहब का भी।
देखिए नासिर साहब ने, मैंने हर वक्त जब आपका डिबेट चलता है तो मैं हर वक्त बोलता हूं कि ये खुद सवाल है और ये खुद भी जवाब है। इन्होंने भी राहुल गांधी जी पर कह दिया कि हमने उसको ये किया गया था, पार्लियामेंट में डिसमिस किया गया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट से डिसीजन आया। अरे भाई साहब, किसी पर तो विश्वास कीजिए, क्या वो सही था या आज कोर्ट सही है? क्या उस टाइम सही कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, आज नहीं है? ये किस पर भरोसा कर रहे हैं? राहुल जी पर, सोनिया जी पर, अब प्रियंका जी पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना किया, कांग्रेस अपना कर रहे, पीडीपी अपना कर रहे। भरोसा तो किसी पर कीजिए, सच की किताब लाइए आप सामने। आप झूठ का राइफल देखिए, डिस्कशन क्या है, कहां पहुंचे भाई साहब हमारे। अरे भाई, आपको कैरेक्टर, आपको पता है कि आपकी सरकार तो नहीं आएगी। सरकार कौन बनाते? आज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला तो हम तो स्वीकार करते। इन लोगों को पता है कि हम कभी नहीं आएंगे, ना नेशनल आएगा या ना कांग्रेस कभी आएगी नहीं, तो इनको वो डर है, जेब इनके खाली है, किसको ये करेंगे? चलिए, मैं इस सवाल का जरूर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कौल साहब एक चीज समझने की कोशिश करूंगा। मुझे एक चीज समझाइए, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी एक्यूज हैं, ईडी का मामला चल रहा है और इसमें 5 साल से ज्यादा की सजाओं का प्रावधान भी है। मान लीजिए कि कल होकर के आपको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलती है लोकसभा में और उसके बाद ये केस चल रहा है, ईडी के थ्रू आपने पकड़वा दिया, तो फिर पीएम बनने का सपना तो चूर चूर हो गया। फिर आपने इंडिया इत्तेहाद के सरदार को ही खत्म कर दिया, तो फिर बात तो वही आएगी कहीं ना कहीं, आपकी मनमानी आपकी जीत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप मुझसे जी कौल साहब, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। देखिए, मैंने कहा क्योंकि देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी का मामला जो चल रहा है आपकी नजर में होगा, और जाहिर है कि कल होकर के जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उनकी, या फिर कल होकर के चीजें बदलती है, तो फिर कहीं ना कहीं हंटर उनके ऊपर चल जाएगा। 30 दिनों तक ईडी उनको उठा के ले गई और उसके बाद फिर क्या होगा कि सारी चीजें बिखर जाएंगी, सपना रह जाएगा लोगों का। फिर जी नहीं, ये जब कोर्ट का डिसीजन आएगा वहां पर, जब कोर्ट का डिसीजन आएगा, अगर वो गिल्टी आएंगे तो उनको तो सजा मिली है, कोई भी हो सकता है। इसको आप पार्टियों के ऐसे कैसे करें? नहीं, इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अभी सिंह साहब ने जो कहा था और नासिर साहब ने जो कहा था, उसका मेन पॉइंट जो मैंने छोड़ दिया, उनका ये कहना है कि असल में आपके ऊपर हंटर चलाएगा कौन? मुंसिफ भी आपका, कोर्ट भी आपका, बाहर के लोग भी आपके, एजेंसियां भी आपकी, तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा आपके ऊपर हंटर चलाने का। हंटर तो साहब हम पे चलेगा। इनको याद दिला दूं, अमित शाह जी को चिदंबरम जी ने कैसे किया था, हमारी प्रज्ञा जी को कल कोर्ट ने रिहा किया, कितना जुल्म इन लोगों ने किया, क्या ये भूल जाते हैं? अभी तो डिसीजन आया उसका। अगर हमारी सरकार थी इस वक्त, तो हम तो 14 से 10 से आ रहे हैं, 14 से हम आ रहे हैं, तो फिर हम निकाल देते उसको। नहीं, जब तक डिसीजन नहीं आया, जब तक सजा चलती रही। डिसीजन आया प्रत्येक जी का, और अफसोस इस बात का, बीमारी में भी इन लोगों ने कितना जुल्म किया। इनको अपने जुल्म याद नहीं आते हैं। अमित शाह जी को जब वो उस टाइम गुजरात में थे, इन लोगों ने क्या किया इसको। ये जब करेंगे तब सही है। और हम क्या करते हैं कि जो कोर्ट सबसे, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, जहां से जजमेंट आई राम जन्मभूमि का, इन्होंने कहा, कोर्ट में ये भी गए, हम लोगों की हियरिंग चल रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उस टाइम क्या, ये जी अपने इनके बंदे हैं। अरे उससे पहले तो आपके बंदे थे। फिर ये हर एक को तराजू में तोड़ते हैं, इनकी आदत बनी है, क्योंकि इनको पता है कि हमारी सरकार ने, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो विकास चलाया पूरे देश में, ये उससे डर रहे हैं। चलिए, इस चीज का जवाब ले लेते हैं। नासिर साहब, कैसे चलेगा? अपोजिशन के चश्मे से हर एक चीज देखा जाए, क्यों ऐसा? 2019 से नासिर साहब को कहा, आमिर साहब मैं जवाब ले लेता हूं। कौल साहब, इन सारे सवालों का जवाब दोनों से लूंगा, कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, और जाहिर है कि बड़े मसले हैं, इस वजह से पहले जवाब ले लेते हैं। देखिए आमिर साहब, कोल साहब बेमतलब की बात कर रहे हैं। ये सवाल किसी पर्टिकुलर केस के बारे में नहीं है, ये सवाल कोर्ट के बारे में नहीं है। इस चीज का एक सिंपल आप जब नजरिया देखते हैं कि
बीजेपी की हुकूमत का पिछले 10 साल में एक बहुत सिंपल रूल रहा है कि जो भी यहाँ इंडिपेंडेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट था, चाहे सीबीआई था, चाहे ईडी था, इन्होंने उसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया है और सिर्फ ऑपोजिशन को दबाने के लिए, ऑपोजिशन के लीडर्स को तंग करने के लिए, ताकि या तो वो थक हार के इनकी तरफ आ जाएं या तो जो है वो जेल में चले जाएं। तो ऐसी क्या कौन सी नौबत आ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको एक ऐसा नया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की आपको जरूरत पड़ रही है कि जो है अगर कोई चीफ मिनिस्टर या कोई जो है सिटिंग मिनिस्टर किसी केस में इन्वॉल्व है, सिर्फ 30 दिन के लिए अगर वो जो है हिरासत में है तो जो है वो डिसमिस किया जाएगा। मतलब देखिए, हम जो है देखते हैं कि हमारे कोर्ट्स का प्रोसेस कितना स्लो रहता है। यहाँ पे एक एक केस की सुनवाई होने में जो है कितना टाइम लग जाता है। फिर इस तरह का कानून लाना कि जहां पे आप सिर्फ 30 दिन अगर आप हिरासत में है, 31वें दिन जो है आपको डिसमिस किया जाएगा। और ये कोई मतलब मुझे लगता है कि अगर आप किसी कॉमन इंसान से भी पूछे, बीजेपी ने इसमें कोई पर्दा रखा ही नहीं है पिछले 10 साल में। उन्होंने जो है ये इंस्टीट्यूशंस टूल की तरह इस्तेमाल किए हैं और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए यूज किए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन की आवाज दबाने के लिए। इट इज नॉट अबाउट राहुल गांधी। छोड़िए आप, राहुल गांधी आज हैं, कल कोई और होंगे। इट इज अबाउट जो हमारे इस मुल्क का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस रहता था कि अगर कोई गवर्नमेंट हुकूमत में है, अगर प्राइम मिनिस्टर है, अगर चाहे आप कांग्रेस का ही एग्जाम्पल लेके देखें, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, वो जब उन्होंने जो है पूर्ण बहुमत के साथ प्राइम मिनिस्टरशिप जो है चलाई, अगर आपके पास चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहेंगे तो वो तो सीधे डिक्टेटर बन जाएगा, जैसे हमारे मोदी जी बने बैठे हैं, अभी अमित शाह जी बने बैठे हैं। आप ऐसे टूल्स जो है एक इंसान के या गवर्नमेंट के हाथ में अगर थमा देंगे, जिससे जो है वो ऑपोजिशन को खत्म ही कर देगा। जो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है ताकि अगर कोई पावर में भी है वो अपनी पूरी मनमानी ना चला पाए। ऑपोजिशन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो है सरकार को चेक्स एंड बैलेंसेस में रखें। वहां जब आप ऐसे कानून लाते हैं, वहां जब आप इस तरह से जो है मनमानी करते हैं, तो फिर तो आप चलने ही नहीं देंगे, आप तो जो है तानाशाह बन जाएंगे, तानाशाही चलाएंगे। उस वजह से जो है ये प्रॉब्लमैटिक है। बिल्कुल बिल्कुल इस बात के लिए बिल्कुल आप अगर कोई ऐसा कानून लाते हैं जिसमें अकाउंटेबल बनता है, देखिए मुझे नहीं लगता है कि हमारे मुल्क का जो है कानून बहुत कमजोर है। हमारे मुल्क का कानून बहुत जो है स्ट्रांग है। हमारे मुल्क के जो कोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी वजह बीजेपी के पास हो या कोई ऐसा एक रीजन आया हो रिसेंट पास्ट में जिसकी वजह से उनको ये कानून लाना पड़ रहा हो। वो सिर्फ और सिर्फ ये जो कानून ला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट जो ला रहे हैं ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए और एक डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए। अभी जो राहुल गांधी जी ने जो ये मुहिम चलाई है वोट चोरी की, और एक वैलिड क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन उनका जवाब दे और जो एलिगेशंस लगाए हैं उन पे सफाई दे, वो तो जो है अपनी मनमानी चला रहे हैं। चलिए, यानी कि साफ है कि अपोजिशन का गला दबाने के लिए ये कोशिशें। सिंह साहब, सीधा पहले कॉल साहब का जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं। मैं दो बातें कहूंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने की, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर जी ने की। और इलेक्शन कमीशन एफिडेविट किससे मांगते हैं? राहुल गांधी जी से। अनुराग ठाकुर जी से क्यों नहीं मांगते? ये भेदभाव साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन की आवाज को पहले दबाने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, और जब अपोजिशन की आवाज को दबाने में नाकामयाब रहे तो अब ये अपोजिशन को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। और ठीक कहा, हंटर है, और हंटर अपोजिशन के लिए है, क्योंकि जब राफेल स्कैम की फाइल सुप्रीम कोर्ट मांगेगा वो तो चोरी हो जाएंगी। वो तो सिंह साहब, क्या आप हमेशा अपोजिशन में ही रहना चाहते हैं? अब जहर से अभी कौल साहब कह रहे थे कि इनको यकीन ही नहीं है, खुद पे एतमाद ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये जीत पाएंगे। अपोजिशन को खत्म करना चाहती है इस देश से, इस बात को समझने की जरूरत है जी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपोजिशन को ही खत्म कर देना चाहती है इस देश से। सत्ता में आने की तो दूर की बात है, साजिश समझने की जरूरत है।
अगर ये इतने संजीदा होते तो सबको ज्वाइन करा के वॉशिंग मशीन से निकाल के किसी को मुख्यमंत्री, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, लोकपाल बिल को लाते। लेकिन अभी तक लोकपाल बिल कहां है? मैं ये पूछता हूं आपके माध्यम से कि इतनी संजीदा है ये सरकार करप्शन के लिए, तो लोकपाल बिल को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? चलिए कौल साहब इसका जवाब दीजिए। मैं नासिर साहब और सिंह साहब का कॉमन जो पॉइंट लेकर के आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो चीजें अभी हाल फिलहाल में चल रही हैं उसमें आप अपोजिशन को किल करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुल्क डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाए, और जो भी सारी चीजें आपने अपने खुद से सुना है। देखिए, मैं दोनों भाई साहबों को कहना चाहता हूं, लेकिन ये डर है इनका, ये रात को भी इस सपने से बाहर निकलते होंगे। ये क्यों डरते हैं? हम जो पार्टी आती है वो पार्टी आती है चुन के। हमारा मैंडेट अभी 240 का था, उस पर भी इनको आपत्ति थी, 300 के पार कर रहे थे। मैंडेट देना, इलेक्शन जितवाना पब्लिक का काम होता है। इनको पता है कि पब्लिक के साथ इन लोगों ने क्या किया 60 सालों में, इसलिए इनको बाहर किया गया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस तो देख रहे, ठीक है, मैंडेट मिला है तो हम तो सल्यूट भी करते। मैंने कहा ना कि ये इनको पब्लिक पर भरोसा नहीं, पब्लिक पे भरोसा है, प्रॉब्लम यहां आ रही है कौल साहब। इनके घर वाले भी, मुझे माफ, इनके घर वाले भी आप वोट नहीं डालते होंगे। नहीं, देखिए कौल साहब, हम शायद डायरेक्शन चेंज कर लें, इस वजह से मैं सिर्फ आपसे इतना समझूंगा कि देखिए चीजें इस वजह से बदल रही है, या फिर लोगों को डर है, आम लोगों को भी, अपोजिशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए एक्यूजेशंस, एक्यूज्ड और प्रूवन गिल्टी, इन दोनों में बहुत फर्क है, दोनों के प्रावधान अलग हैं। जब तक कोई गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक आप उसके ऊपर कोई जुर्म, कोई सजा नहीं दे सकते और ना ही कोई प्रावधान लगा सकते। अगर कोई एक्यूज्ड है, मान लीजिए कि ईडी 30 दिन के लिए किसी को पकड़ती है और बाद में वो गिल्टी नहीं पाया गया, तो इससे पहले तो आपने सीएम की कुर्सी या पीएम की कुर्सी या फिर मिनिस्ट्री की कुर्सी आपने छीन ली, तो फिर क्या होगा? इसका फिर बदल कैसे मिलेगा उनको? देखिए, अगर गिल्टी पा गए, वो उनको सजा कोर्ट से आ गया है तो अगर तो नहीं, देखिए अगर देखिए कौल साहब, मैं माफी चाहता हूं इस चीज के लिए, मैं तीनों हजरात से मैं ये जरूर पूछूंगा। देखिए यहां पे क्या, अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे जरूर टोकिएगा। आप तीनों हजरात को कहता हूं, ये जो तीनों अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है उसमें यही है कि अगर आप एक्यूज्ड हैं और आपको पकड़ा गया, 30 दिनों के लिए हिरासत में रखा गया उस सजा के लिए जिसमें 5 साल का प्रावधान है, तो फिर आपकी कुर्सी जाएगी। यही है, करेक्ट? तो जाहिर है कि किसी को एक्यूज होने के बुनियाद पे उसको सजा कैसे दी जा सकती है? जाहिर है कि बाद में चल करके हो सकता है वो प्रूव ना हो। देखो, जो एजेंसीज है वो तो अपना काम करते, तो क्यों, तो इसलिए होते, तभी एजेंसी होती जब उनको शक होता, बिल्कुल बाज़ाब्ता होता है। तो ऐसे किसी को नहीं पकड़ते। विश्वास करने की बात रखो ना, आप ऐसे गलत क्यों कर रहे? हमने कहा ना, जो सजा में जो पाएगा किसी भी पार्टी का हो, उसको पद छोड़ना पड़ेगा। चलिए नासिर साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? भारतीय जनता ये हर वक्त आप जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली मैं सिंह साहब आता हूं। नासिर साहब पहले आपकी तरफ, उसके बाद सिंह साहब। जी आमिर साहब, जो आपने पॉइंट उठाया जी, दैट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि आप किसी लोगों के चुने हुए चीफ मिनिस्टर को सिर्फ इस बुनियाद पे हटा देंगे कि उस पर कोई एक्विजिशन लग रहा है, बिल्कुल, ना कि उसका जो है कसूर प्रूव हो रहा है। सिर्फ इस बुनियाद पे कि उस पर कोई एक्विजिशन लग रहा है और वो 30 दिन के लिए हिरासत में रखा जा रहा है, आप उसको जो है हटा देंगे। तो जो ये कह रहे थे कौल साहब, ये बिल्कुल उसका उल्टा है कि जो बीजेपी, जो हम लोगों को भरोसा है लोगों पे, बिल्कुल जैसे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है अभी जम्मू कश्मीर में, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो फेल होनी चाहिए, उसे चलने नहीं देना चाहिए, उसे काम नहीं करने देना चाहिए, जो है एलजी के थ्रू स्टेटहुड का वादा करके स्टेटहुड रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। तो जो इतना बड़ा मैंडेट लोगों ने दिया, जो हमें एतमाद दिया लोगों ने, ये नहीं उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये इन्हें चाहिए कि उस मैंडेट की रिस्पेक्ट। आता हूं कौन साहब, पहले नासिर साहब को बोलने दीजिए। यहाँ पे जो है हुकूमत चलने दे, ये नहीं चलने दे रहे। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल कहीं कर्नाटका में, कहीं
महाराष्ट्र में, राजस्थान में या किसी भी स्टेट में जो है लोग चुनते हैं कांग्रेस को या किसी और पार्टी को, ऑपोजिशन की किसी पार्टी को, इंडिया ब्लॉक की किसी पार्टी को, ये उसके चुने हुए चीफ मिनिस्टर को या मिनिस्टर्स को सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन पे कोई एक्विजिशन लग रहा है और वो 30 दिन के लिए उन्हें जो है हिरासत में रखा जा रहा है, ये उन्हें डिसमिस कर देंगे। तो ये इतना ब्रेजन जो है पावर एक आदमी के हाथ में देना, जो कि इलेक्टेड भी नहीं है, गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता है, वो सिलेक्टेड होता है सेंटर की तरफ से, तो वहां प्रॉब्लम लाई करती है। प्रॉब्लम है, ठीक है। कौल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, आता हूं आपकी तरफ, नासिर साहब आपकी तरफ भी आता हूं, कौल साहब आपकी तरफ भी आता हूं। सिंह साहब आपका जवाब, क्योंकि सेंटर में मेन लड़ाई आपकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि इनकी सरकार जनता के मैंडेट से बनी है। जनता के मैंडेट से नहीं बनी है, चोरी करके बनी है जनता के वोटों को। ये जनता के वोटों की चोरी करके सत्ता पे काबिज हुए हैं और इनको लगता है कि अगली बार ये वोटों की चोरी करके भी काबिज नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। और इसके ऊपर डिबेट बहुत हो गई। मुलजिम और मुजरिम का फर्क जो था वो अभी तक इस देश के अंदर कानून में मौजूद था और ये सरकार उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। कौल साहब ओवर टू यू। मैंने कहा ना, हंसी आती है मुझे इन लोगों पर। मैंने कहा ना कि ट्रॉमा में है जी। कह रहे हैं कि चोरी करके इन्होंने एक ही लक्ष्य लिया है, मुर्गे की एक टांग तुमने पकड़ी है। इसमें आप ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कर। मुर्गे की टांग की लेजी मशीनें चोरी करके आए हैं, पब्लिक ने मैंडेट नहीं दिया, हिमाचल में ठीक है, दूसरी जगह ठीक, जम्मू कश्मीर में ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की बात काम नहीं कर। अरे हम तो थक गए, हमारे एलजी साहब भी थक गए। मैं इस वक्त कश्मीर से बोल रहा हूं। अरे थक गए हम लोग, तो आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स पड़े हुए हैं, ये काम करना नहीं चाहते। इनका ये जो था चलता था यहाँ टेबल के नीचे, वो खत्म हो चुका। और असेंबली मेंबर्स कौल साहब, अगर यही सारी सिचुएशन रही और इस तरह की बातें ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी की जानिब से पास हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में न सिर्फ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर बल्कि दूसरे स्टेट भी परेशान होंगे, वहां के नेता भी परेशान होंगे, वहां के मिनिस्टर्स भी काम नहीं कर पाएंगे, और अगर वो इधर उधर किए, यानी कि आपके खिलाफ, यानी सेंटर में अगर आप हैं और आपके खिलाफ कुछ बोला, तो आप उनकी गर्दन मरोड़ने का आपके पास ये रहेगा, ताकत रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने कहा ना, जो जैसे देखिए कोल साहब ने डर अपनी जेब में रख दिया है, तो ये निकलने वाला है। अब ये डर तो पूरे मुल्क में फैलेगा, इसी वजह से मैंने पूछा आपसे। इनको पता है कि हम लोगों ने भ्रष्टाचारों यहाँ बहुत किया है, ये फंसेंगे। इनको पता, इनको ही डर क्यों है, ये फंसेंगे। इनकी भारतीय जनता पार्टी और जो आज की सरकार चल रही है, इन्होंने कोई घोटाला नहीं। अगर भाई साहब आप एग्जाम्पल, अगर हमारे में से कोई होगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी। अरे भाई साहब, आप लोगों ने कितना सजा दिलवाई हमारे लोगों को जो आज फ्री निकले हैं कोर्ट से। इन लोगों का ये ट्रॉमा में है क्योंकि इन्होंने जो सियासतें की 60 साल में इस देश को लूटने के लिए, पाकिस्तान के दर्द को बयान करते करते आगे, वो जी खराब हो गया पाकिस्तान। आप देखिए ना, ये भाषण क्या देते हैं, ये मिलिटेंट ऊपर भाषण करते हैं, उनकी समर्थन में बात करते हैं, इमरजेंसी लाने ये लोग हैं। ये 11 साल हमें सवाल करेंगे, सवाल के कटघरे में इनको खड़ा कीजिए। कश्मीर इन्होंने तबाह किया, चलिए किसने तबाह किया ये बाद में देखेंगे। मैं कौल साहब, नासिर साहब एक मिनट आपसे चाहूंगा, कौल साहब से पूछना है मुझे, सिंह साहब आपसे भी 1 मिनट चाहूंगा। कौल साहब, लोगों ने सवाल किया है, जो मैं अभी देख पा रहा हूं, सीधा सीधा उनका ये सवाल है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं जिनको हम चुन करके असेंबली में भेजेंगे, आप उनकी आवाज दबा देंगे, हम पार्लियामेंट में जिनको भेजेंगे आप उनकी आवाज दबा देंगे, तो फिर हमारे पास पावर क्यों रहा, कैसे रहा? आप हमारी ताकत को दरअसल छीनना चाहते हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहते हैं। ये पब्लिक का कहां से आया है? ये आम लोगों ने सोशल मीडिया पे सवाल किया, आपसे पूछने के लिए कहा है। ये पब्लिक
को पता है, पूरे देशवासियों को पता है कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री है इन्होंने कैसे चलाया पूरा वर्ल्ड वाइज देश को। ये कुछ लोग जो उनके पास आया है ये यही लोग टाइप करवाते हैं जिनको डर है। ये कुछ पार्टी है जैसे कश्मीर में चलता था, सुबह पत्थर दे के शाम को उसको बंद करना, यही लोग छुड़ाते थे, ये लोग अंदर करते, ये वही लोग है। देश इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चला रहे, उसने विकास दे दिया, उसने क्या क्या नहीं दिया इस देश को। देश की परवाह ये लोग मत करे, देश के परवाह में बैठे भारतीय जनता पार्टी के विशिष्ट प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। हमें सर्टिफिकेट इनकी नहीं चाहिए, पब्लिक को कुछ नहीं है, पब्लिक खुश है। अभी जो 5 साल के बाद इलेक्शन होगा तब देखा जाएगा। ठीक है नासिर साहब, आपको नहीं लगता कि इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर भी गौर करना चाहिए, शायद बातचीत हो तो रास्ते निकले मुखालिफत के बगैर? नहीं, इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप अगर किसी अक्यूज्ड को सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो 30 दिन हिरासत में रहे उसको एक इलेक्टेड ऑफिस से डिसमिस करना चाहते हैं, मतलब व्हाट इज द पॉजिटिव इन दैट? मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई पॉजिटिव है। और जैसे ये कोल साहब कह रहे थे कि जब आप भी आएंगे सत्ता में तब आप भी करिएगा, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आप बोल रहे हैं कि जब आप आएंगे तब आप भी गलत करिएगा, आप भी बीजेपी को टारगेट करिएगा, टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। हाँ, अगर आपको वाकई बैलेंस रखना है, अगर आपको वाकई डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है और आपको वाकई जो ये विकसित भारत का नारा लगाते हैं, अगर वाकई आप कंसर्न है कि एक विकसित भारत बने, वो बिना ऑपोजिशन के, चाहे वो कोई भी हो, आज कांग्रेस है, इंडिया ब्लॉक है, कल बीजेपी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रांग ऑपोजिशन एक डेमोक्रेसी में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है गवर्नमेंट को जो है चेक एंड बैलेंस रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं उस ऑपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है और हमारे मुल्क के लिए अच्छा। सिंह साहब, आपको क्यों लग रहा है कि देश में पारदर्शिता बढ़ने के बजाय कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप बढ़ी? क्योंकि आपने कहा था, और उसके साथ साथ यहां पे बीजेपी अपने आप को संगठित, मजबूत और अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश में लगी है और आने वाले टाइम पे इसका असर दिखेगा। क्यों लगता है ऐसा? मैंने पहले ही कहा ना, ये जनता के मैंडेट से नहीं आए हैं, वोट चोरी करके आए। और भाजपा नेता कह रहे हैं कि ये फंसेंगे, फंसेगा कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी फंसाएगी सारी अपोजिशन को एक एक करके, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप को, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को निस्ते नाबूद करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और ये कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे, कांग्रेस ने अगर ये लोकतांत्रिक संविधान नहीं लाया होता तो आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री नहीं होते। अपोजिशन कभी भी इस देश में सत्ता पे काबिज नहीं हो सकती थी अगर कांग्रेस की ऐसी मंशा होती कि अपोजिशन को इस देश की सतह से निस्ते नाबूद कर देना, खत्म कर देना। ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लाया गया था कांग्रेस की तरफ से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से, कि सभी मल्टी पार्टी सिस्टम में जितने भी दल हैं जिन्हें जनता पसंद करे वो अब सत्ता में आए। लेकिन आज इनकी मंशा देखिए, बड़ा मुश्किल से ये लोग सत्ता के गलियारे में पहुंच गए, कुर्सी पे बैठ गए, वोट चोरी करके भी बैठ गए, लेकिन अब इनसे अपोजिशन बर्दाश्त नहीं हो रही। इतनी तानाशाही की हद इस कदर है कि ये देश में अपोजिशन की आवाज को दबाना ही नहीं चाहते, खत्म कर देना चाहते। चलिए, इसका फैसला जरूर होगा आने वाले टाइम पे। हालांकि फिलहाल ये तीनों जो अमेंडमेंट एक्ट बिल है इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है, इस पे गौर खौज होगा, तमाम तर नुकात को देखा जाएगा। हालांकि अभी भी ये बात वाज़ेह कर दूं कि जेपीसी पर पहले ही, इससे पहले कई सारे मामलात में सवाल उठे हैं। अब देखना होगा कि ये मामला और कितना तूल पकड़ता है, किस पार्टी के लिए बेनिफिशियल होता है, किस तरह के एक्यूज लगते हैं, क्योंकि ये बात एक दिन में नहीं थमेगी, नहीं रुकेगी और आवाज़ वाकई जनता की दबाने की कोशिश है। क्योंकि जितने भी लीडरान हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, ये आवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जाहिर है कि अगर इनके ऊपर कोई बात उठेगी तो आवाम का न सिर्फ जो डेमोक्रेटिक सेटअप में या प्रोसेस में वोट देने का अधिकार है, उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल पैदा होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परत दर परत खोलना बाकी है, लेकिन आज वक्त कम है। सो कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम तर मालूमात, तमाम तर बातचीत के लिए। राकेश कौल साहब,
साहब तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब तमाम तर पॉइंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन हम फिर मिलेंगे आप तीनों हजरात के साथ और यहाँ से अपनी डिबेट का आगाज करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।